हेलो फ्रेंड, हम बात कर रहे थे अपने बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। पिछली वाली वीडियो जो हुई थी शॉर्ट क्वेश्चन को लेके हुई थी, लेकिन ये वाली जो वीडियो होने वाली है लॉन्ग क्वेश्चन को लेके होने वाली है। और अगर ये वीडियो पूरा वॉच कर लेते तो आपके यहाँ से 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। और पूरा वीडियो को जरूर से ही आप वॉच करेंगे, ठीक है। और जितने आपके चाहने वाले हैं आप उनको जरूर से शेयर करिएगा और आप एक कमेंट जरूर से जाके करिएगा कि आपको किस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन चाहिए। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारा जो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर क्वेश्चन दिया गया और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखने को ही मिल जाता है और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर 11th 12th, ठीक है, इन सारे क्लासेस में भी पढ़ा होगा डीएनए आरएनए के बारे में। तो वही सारी चीजें अगर आपको याद रहेंगी आप आराम से लिख दीजिएगा। तो आइए बात करते हैं डीएनए क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया अगला पॉइंट की जो हमारे डीएनए होता है एक तरीके का पॉलीमर होता है। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा पॉलीमर होता क्या है, ठीक है। पॉलीमर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक गेंद है, अब यहाँ पे दूसरी गेंद है, तीसरी गेंद है, चौथी गेंद है, इस तरीके से आपके पास 4 गेंदें हैं। लेकिन अगर इन्हीं चारों गेंदों को आपस में फेविक्विक से जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोल देंगे कि एक तरीके का पॉलीमर बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या सिंगल सिंगल है तो इसको बोलते हैं क्या, मोनोमर बोल देंगे। जब कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, पॉलीमर बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमारे डीएनए भी एक तरीके के पॉलीमर होते हैं। और ये हमारे जो पॉलीमर होते हैं मतलब कि जो डीएनए होते हैं ये हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। और पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस हो, पेंटोज शुगर हो और उसके साथ साथ फास्फेट ग्रुप भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तीन चीजें, तीन मॉलिक्यूल्स, जब तीन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारा डीएनए। मतलब कि डीएनए एक तरीके का हमारा पॉलीमर होता है। समझ गए सारी चीजें। तो वही लिखा गया कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा डीएनए होता है यह हमारा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, जो हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से बना होता है और हमारा फास्फेट ग्रुप से मिलकर के हमारा ये सारी चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी ऐप को जाकर के तुरंत ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे उसकी लिंक दी गई है तो वहाँ से भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारा डीएनए होता है ये हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इसमें 2 हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके से। पहला हमारा स्टैंड ए हो गया, दूसरा स्टैंड हो गया, 2 स्टैंड पाए जाते हैं। तो हमारा जो डीएनए होता है ये हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को कौन दिया था, हमारे वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और आपको पता है कि जो हमारे मतलब कि डीएनए होते हैं जिनको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, और ये डीएनए क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। मतलब कि एक पीढ़ी से अगर दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं इसी डीएनए की वजह से ही जाते हैं, इसी जीन्स की वजह से ही जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब कि हमारा जो डीएनए होता है इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है ये हमारे 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, 3 चीजों से मिलके बना होता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, पीछे मैंने बताया भी था। तो ठीक है, तो हमारा जो डीएनए होता है ये हमारा डीऑक्सीराइबोज से बना होता है और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डीएनए होता है इसमें दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और 2 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था जब मैंने 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो हमारे नाइट्रोजनस बेस में हमारे आ जाते हैं एडेनिन आ जाते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ग्वानिन, इसको हम बोलते हैं जी से डिनोट करते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा थायमिन, इसको टी से डिनोट करते हैं। और चौथा हमारा आ जाता है साइटोसिन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो तीसरे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फास्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो फास्फेट ग्रुप भी हमारे क्या होते हैं, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जब यही तीनों कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के एक पॉलीमर बनता है और उस पॉलीमर को नाम क्या देते हैं, हम डीएनए देते हैं।
समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए आगे लिखा गया डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि जो डीएनए होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल मतलब इस तरीके से एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में, इस स्ट्रक्चर को दिया था, और इसके लिए इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने इस तरीके से बना दिया है। आप डीएनए का स्ट्रक्चर मेरे जैसा बड़ा सा ही बना करके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि मैंने बोला कि जो डीएनए होता है उसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। एक मान लीजिए पहला स्ट्रैंड ए हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ए हो गया। अब देख सकते हैं जो हमारा पहला स्ट्रैंड होता है इसमें हम इसको बोल देते हैं 5' बोल देते हैं, दूसरे स्ट्रैंड को बोल देते हैं 3' बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि जो हमारा 5 वाला रहेगा, मतलब कि जो 5' रहेगा, इसका जो मतलब कि एंड रहेगा इसका अपोजिट रहेगा, मतलब कि 3' रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारा 3' था इसका जो अपोजिट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 5' रहेगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और चीज़ें ध्यान देनी कि जो हमारे मतलब कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हमारा एडेनिन जो होता है थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो हमारे ग्वानिन होते हैं ये हमारे साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और यहाँ पे आपको और आगे सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि जो हमारे मतलब कि एक नाइट्रोजनस बेस है, मतलब कि पहला नाइट्रोजनस बेस ए हो गया, दूसरा वाला नाइट्रोजनस बेस ए हो गया, तो दोनों के बीच जो गैप होता है 0.34 mm होता है, माइक्रोमीटर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जो यहाँ पे मतलब कि हमारे दोनों स्टैंड होते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है हमारी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये आपको ध्यान देने हैं, मैंने नीचे यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आपको चीजें एक और बता देते हैं कि मतलब कि एक मोड से लेके दूसरे मोड, मतलब कि एक मोड से लेके दूसरे मोड तक की जो दूरी होती है वह हमारी होती है 3.4 nm, मतलब कि नैनोमीटर होती है, या आप बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होती है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं। आइए आपको आगे चलते हैं लेके जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे 2 लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड कॉइल्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस, मतलब कि जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए एक सेंट्रल एक्सिस से यहाँ पे बना देते हैं, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर इस तरीके से कॉइल होते हैं। और ये हमारे कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक लॉन्ग चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब होता है क्या कि इसमें कई सारे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले होते हैं, तब जाकर के हमारे क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि दीज स्टैंड आर एंटी पैरेलल, मतलब कि अगर यहाँ पे क्या है, अगर ऊपर के साइड 5' है तो इसके मतलब कि यही वाला पकड़ के लाएंगे, इसके नीचे वाला क्या होगा, 3' होगा। और अगर इस साइड हमारा 3' है तो इसके अपोजिट रहेगा, मतलब कि यहाँ पे 5' रहेगा। मतलब कि दोनों स्टैंड होते हैं, जो दो यहाँ पे स्टैंड है, मतलब कि एक मान लीजिए 5' हो गया, 3' हो गया, तो दूसरा इसका अपोजिट होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 5' हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी। तो वही लिखा गया दीज स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल मींस दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि 5 to 3', या आप लिख सकते हैं 3 to 5' लिख सकते हैं। समझ गए। अब देख लीजिए आगे जो मैंने पीछे बताई थी सारी चीजें, लिखा गया है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं यह आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे हमारे जो एडेनिन होते हैं ये हमारे थाइमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो ग्वानिन होते हैं साइटोसिन के साथ हमारे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। या आप बोल सकते हैं जो हमारे थाइमीन होते हैं, जो एडेनिन होते हैं इसके साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, या हमारे साइटोसिन जो होते हैं ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मींस एडेनिन अटैच विद द थाइमीन बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि जो एडेनिन होता है थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और जो हमारा ग्वानिन होता है यह हमारा साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। और मैंने ऊपर ही बताया था कि जो ये हमारे मतलब कि एक मोड से लेके दूसरे मोड की जो दूरी होती है ये हमारी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, आप बोल सकते हैं 3.4 nm नैनोमीटर होती है, ये आप लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एक मतलब कि एक एक मोड़ से लेके दूसरे मोड़ तक इसके बीच जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं उसकी संख्या हमारी कितनी होती है, 10 पेयर होती है। ये आपको ध्यान देने हैं। और यहाँ पे लिखा गया कि जो ईच पेयर प्लेस एट द 3.4 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस, मतलब कि जो एक पेयर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एडेनिन ग्वानिन लिख दिया, थायमिन साइटोसिन लिख दिया, तो दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी 3.4 mm रहेगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन रहेगी। ये आपको ध्यान देने हैं। और यहाँ पे लास्ट में लिखा गया कि जो हमारे डबल स्टैंडर्ड हेलिकल्स होते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वह हमारी 20 एंगस्ट्रॉन होती है। ये सारी चीजें मैंने स्ट्रक्चर में बताई है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया फंक्शन ऑफ डीएनए, तो 2 नंबर में पूछा जाता है राइट द फंक्शन ऑफ डीएनए। तो ये पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था और यहाँ पे भी आपको बता देते हैं। तो हमारा जो डीएनए होता है क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर। अब दूसरा लिखा गया कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जब एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला जो एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में कि ट्रांसक्रिप्शन, तो हमारा जो डीएनए होता है यह ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हमारे डीएनए से क्या बनेंगे सर, आरएनए बनते, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सर आपने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो डीएनए होता है यह ट्रांसलेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जब हमारे आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, सर उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डीएनए रेप्लिकेशन भी पूछे जाते हैं। तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर के जरूर से ही वॉच कर लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था कि क्या आप डीएनए के बारे में लिखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर लिखिए और आरएनए का स्ट्रक्चर लिखिए। तो आपने डीएनए का स्ट्रक्चर तो देख लिया, आप देख लीजिए बात करेंगे आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोज बोलते थे, लेकिन आरएनए को हम क्या बोलेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है। तो वही लिखा गया इट कंटेन्स राइबोज शुगर एंड आर द सिंगल स्ट्रैंड, मतलब कि जो हमारा आरएनए होता है इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड इस तरीके से होता है। लेकिन जो डीएनए होता था इसमें इस तरीके से 2 स्ट्रैंड पाए जाते थे, ठीक है। और आगे लिखा गया कि जो हमारे आरएनए होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वही एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और हमारे थायमिन होता है। गलत यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा और नोट्स में भी सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे यूरासिल हो जाएंगे, ठीक है, हमारे क्या हो जाएंगे, साइटोसिन हो जाएंगे, एडेनिन हो जाएंगे, ग्वानिन हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे थायमिन होते हैं वो हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे जो आरएनए होते हैं ये हमारे क्या, इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे फास्फेट ग्रुप होते हैं। मतलब कि जो हमारे आरएनए होते हैं यह हमारे राइबोज शुगर प्लस हमारा किससे बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस हमारे जो फास्फेट ग्रुप होते हैं PO4 ग्रुप होते हैं। इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारे क्या बने होते हैं, आरएनए बने होते हैं। मतलब कि जो आरएनए होते हैं यह भी एक तरीके के हमारे पॉलीमर होते हैं जो हमारे किससे बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे आरएनए होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा आरएनए आ जाता है जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा ट्रांसफर आरएनए मतलब कि टीआरएनए। तीसरा आ जाता है हमारा क्या है, एमआरएनए आ जाता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले बात करेंगे आरएनए के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन फॉर्म द राइबोसोम, मतलब कि जो हमारे आरएनए होते हैं यह हमारे राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलते हैं तब जाकर के राइबोसोम बनाते हैं। मतलब कि आरएनए हो गए और आरएनए क्या करते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलेंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तब जाके हमारा राइबोसोम बनता है। जब राइबोसोम बनती है तब जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर होती है। अब दूसरा आ जाता है हमारा ट्रांसफर आरएनए आ जाता है, मतलब टीआरएनए आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग एमिनो एसिड टू राइबोसोम फॉर्म द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो हमारा टीआरएनए होता है ये क्या करता है कि जो हमारे एमिनो एसिड होते हैं उसको पकड़ पकड़ के ले जाता है, हमारे राइबोसोम के पास ले जाता है और उससे क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा
टीआरएनए हो गया। ये टीआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड को पकड़ के ले जाता है हमारे किसके पास, जो राइबोसोम होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम के पास ले जाएगा इस तरीके से एमिनो एसिड को पकड़ करके कौन ले जाता है, टीआरएनए ले जाता है। अब टीआरएनए जाएगा इसके साथ बाइंड करे, मतलब कि यहाँ पे आएगा हमारे एमआरएनए से बाइंड करेगा, तुरंत प्रोटीन बनाने का काम करेगा। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए आगे लिखा गया है एमआरएनए आता है। एमआरएनए यहाँ पे लिखा गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जीन फॉर्म द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो हमारे एमआरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। अब वो मैसेज कहाँ से रिसीव करते हैं, जो हमारे टीआरएनए लाते हैं, जो एमिनो एसिड को पकड़ के लाते हैं। अब हमारे टीआरएनए जब एमिनो एसिड को पकड़ के ले आएंगे, इसी एमआरएनए के ऊपर आके बाइंड करते हैं। जैसे आकर के बाइंड करेंगे, तुरंत हमारे क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ पे बनेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगी। मतलब कि हमारा यहाँ पे प्रोटीन बनेगा। समझ गए सारी चीजें। तो अब देख लीजिए बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में। तो जैसे हमारे डीएनए 3 कंपोनेंट से बनता था, उसी तरीके से हमारा जो आरएनए है यह भी हमारे 3 ही कंपोनेंट से बना होता है। इसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है उसको हम बोलते हैं राइबोस शुगर बोलते हैं, जो एक तरीके का हमारा 5 कार्बन पेंटोज शुगर होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है, आप यही सिर्फ लिख दीजिएगा, राइबोस शुगर लिख दीजिएगा। और दूसरा कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस आ जाता है। इस नाइट्रोजनस बेस में हमारा जैसे आ जाता है एडेनिन आ जाता है, ग्वानिन आ जाता है, साइटोसिन आ जाता है, यूरासिल आ जाता है। मतलब डीएनए में थाइमिन होता था, लेकिन आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। बस यही आपको चेंज करने हैं। और यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फास्फेट ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं PO4 बोलते हैं। तो डीएनए में भी फास्फेट ग्रुप होता था और इसमें भी हमारे फास्फेट ग्रुप होते थे। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारे आरएनए होते हैं ये हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे जो डीएनए होते थे, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता था, लेकिन आरएनए का क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और जो हमारे आरएनए होते हैं आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखा देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, तो इसको देख करके आप बना सकते हैं। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। समझ गए। अब देख लीजिए आगे लिखा क्या, इन दिस नाइट्रोजनस बेस आर पेयर्ड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे डीएनए में क्या होते थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से हमारे नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते थे, इसी तरीके से इसमें भी होते हैं। जो हमारे एडेनिन होते हैं ये हमारे यूरासिल के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और जो ग्वानिन होते हैं साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसको देख करके आप लिख सकते हैं। और इस डायग्राम को जरूर से एग्जाम में बना करके आएंगे, थोड़ा बड़ा सा ही बना करके सारी चीज़ें आएंगे। और जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, नाइट्रोजनस बेस लिखी, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिखा वैसा ही लिखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक 5 प्राइम हो गया, एक हमारा 3 प्राइम हो गया, ये आपको लिख के आना है। मतलब कि एक स्टैंड इसमें होते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि फंक्शन ऑफ आरएनए के बारे में। मतलब कि जो आरएनए होता है इसका काम क्या होता है। सबसे पहला काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। दूसरा काम है कि ये क्या करता है कि कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो हमारे आरएनए होता है ये क्या करता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाता है, जिसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब आगे लिखा गया कि आरएनए मेकअप राइबोसोम। मतलब कि जो आरएनए होता है ये राइबोसोम को बनाता है, पीछे मैंने बताया था। ठीक है। और हमारे जो टीआरएनए होता है ये क्या करता है, एमिनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, एमआरएनए के पास लाता है। और एमआरएनए क्या करता है, उस एमिनो एसिड को आपस में जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, मतलब कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा यहाँ से। अब देख लीजिए आगे पूछा गया राइट अबाउट द जेनेटिक कोड एंड इट्स फीचर। मतलब कि जेनेटिक कोड होते क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना और उसके फीचर के बारे में लिखना है। और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं व्हाट इज जेनेटिक कोड विद द एग्जाम्पल के साथ जेनेटिक कोड के बारे में बताइए। 2 नंबर के लिए भी आते हैं। तो आइए बात करते हैं जेनेटिक कोड होते क्या। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको जेनेटिक कोड याद होगा, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया था। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे क्या है कि हमारे नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। थाइमिन जो होते हैं हमारे डीएनए के अंदर होते हैं, यूरासिल हमारे आरएनए के अंदर होते हैं, आपको पता है। जब यही मतलब कि नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि 3 नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलते हैं, तब जाकर के हमारे जेनेटिक कोड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया UAA लिख दिया,
तो यहाँ पे जब तीन जेनेटिक कोड मतलब कि तीन नाइट्रोजनस बेस आपस में मिले तब जा करके हमारे क्या बनते हैं, हमारे बनते हैं सर जेनेटिक कोड बनते हैं। तो वही लिखा गया है जेनेटिक कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस। जब तीन नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से आपस में मिलते हैं तब जा करके हमारे जेनेटिक कोड बनते हैं। अब देख लीजिए आगे लिखा गया दे आर कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेस, मतलब कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वह हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनते हैं। जैसे हमारे आरएनए की बात करते हैं यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, इन्हीं में से मतलब कि इन्हीं में से आप किसी तीन को आपस में मिलाएंगे तो हमारे बन जाएंगे क्या, जेनेटिक कोड बन जाएंगे। अगर डीएनए के लिए बात करते हैं इसमें थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, मतलब इसमें से तीन आप मिलाएंगे तब जा करके हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे जेनेटिक कोड बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि हमारे मतलब कि टोटल जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब कि जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये 4 नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं आपस में मिलकर टोटल 64 कोडान बनाते हैं, 64 जेनेटिक कोड बनाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, आप इनको गिनेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 कोडान हो जाते हैं। मतलब कि 4 नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं, 64 कोडान को बनाते हैं। अब बनाते कैसे आपको सारी चीज़ें बताने वाले, बस ध्यान से सुनते चलिए। तो यहाँ पे टोटल मैंने बोला कि 4 नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलकर 64 बनाएंगे। इसमें से जो हमारे 61 कोडान होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, स्टार्टिंग कोडान बोलते हैं, या इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन स्टॉपिंग कोडान भी बोलते हैं, इसको स्टार्टिंग कोडान भी बोलते हैं, या इसको सेंस कोडान भी बोलते हैं। अब इसको स्टार्टिंग कोडान इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा AUG है, ठीक है, जो एक तरीके का हमारा जेनेटिक कोड होता है, और ये जेनेटिक कोड क्या करता है, जो हमारा मेथियोनिन एमिनो एसिड होती है उसको कोड करने का काम सबसे पहले यही करता है, और जिसके वजह से प्रोटीन बनती है। तो इसीलिए इसको स्टार्टिंग कोडान भी बोलते हैं, या इसको नॉन स्टॉपिंग कोडान भी बोल सकते हैं, या इसको हम सेंस कोडान भी बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए जो 3 इसमें से बचते हैं, मतलब कि 61 हमने तो इधर कर दिया, नॉन स्टॉपिंग कोडान बोल दिया, और जो हमारे 3 बचते हैं इसको बोलते हैं स्टॉपिंग कोडान बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं नॉन सेंस कोडान भी बोल सकते हैं, नॉन सेंस कोडान भी इसको आप बोल सकते हैं, या स्टॉपिंग कोडान भी बोल सकते हैं। मतलब कि जब ये हमारे कोडान आएंगे तुरंत हमारे जो प्रोटीन है वो हमारे बनने रुक जाते हैं, ठीक है। वहीं से क्या होता है कि एमिनो एसिड हमारे जो आपस में जुड़े रहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं। मतलब कि एक प्रोटीन क्या होती है, बन करके निकल जाती है, अब उसकी फोल्डिंग होती है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया ईच कोडान कोड ओनली 1 एमिनो एसिड, मतलब कि हमारे जो एक कोडान होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एक कोडान AUG लिख दिया। अब AUG कोडान जो है सिर्फ एक ही हमारे जो एमिनो एसिड होते हैं उसी को कोड करते हैं। मतलब कि एक एमिनो एसिड जैसे हमारा क्या हो गया, हमारे मेथियोनिन हो गया, तो हमारे जो AUG कोडान होते हैं सिर्फ मेथियोनिन को ही क्या करते हैं, कोड करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, एमिनो एसिड बना दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बना किसका स्ट्रक्चर, tRNA का बना। और मैंने पीछे ही बताया था कि जो tRNA क्या करता है कि एमिनो एसिड को पकड़ के ले आता है, किसके पास ले आता है, राइबोसोम में लाता है। राइबोसोम यहाँ पे इस तरीके से हमारे इस तरीके से जुड़े होते हैं। अब राइबोसोम के अंदर इस तरीके से हमारे RNA पाए जाते हैं। अब tRNA पकड़ के लाएगा, अब क्या करेगा, आइडेंटिफाइड करेगा कि यहाँ पे किससे इसके अंदर मतलब कि इसका जेनेटिक कोड किससे मिल रहा है, तो जिससे मिलेगा उसी से बाइंड करवा देगा और तुरंत प्रोटीन बनना यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके बारे में आगे डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हमारे जो जेनेटिक कोड टेबल है इसके बारे में दिखा देते हैं, और आपको बनाना भी सिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस तरीके से क्या करेंगे, मतलब कि एक टेबल जैसा बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले इधर साइड क्या करना है, UCAG लिख लेना है, और इस तरीके से लाइनिंग खींच लेनी है। समझ गए इतनी सारी चीजें। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, एक बड़ी बड़ी और लाइनिंग खींचनी, इस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनिंग आपको खींच लेनी, 4 लाइनिंग कम से कम 4 रो इस तरीके से आपको खींचने हैं। तो 4 रो मैंने खींच लिया। अब जैसे आपने लिखा UCAG लिखा था उसी तरीके से इधर साइड भी लिखेंगे UCAG, आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देख लीजिए इधर क्या करेंगे, इधर के लिए आपको एक ही में लिखना है, UCAG लिखना है, फिर UCAG लिखना है, फिर UCAG लिखना है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करना आपको, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका लेंगे फिर इसका, मतलब कि U फिर इसका U, मतलब कि लिखा गया U लिखा गया, तो एक जेनेटिक कोड हमारा बन गया। अब देख लीजिए क्या करेंगे, पहला का मतलब कि इस पहले के साथ लें, अब दूसरे के साथ लेंगे, तो पहला क्या होगा, पहला U हो गया, फिर
फिर यू हो गया, फिर इसका हमारा सी वाला हो गया, तो यहाँ पे हो गया। अब तीसरा देख लीजिए कैसे बनेंगे, फिर मतलब कि जब तक इन चारों के साथ नहीं हो जाएगा गुणा तब तक आप करते रहेंगे। तो फिर तीसरे का यू हो गया, ठीक है, फिर यू हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ए लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिख दिए। अब देख लीजिए चौथा कैसे बनेगा, यू का यू ही लिख दिए, फिर ए यू यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ का जी ला करके यहाँ पे लिख दिया, तो एक हमारा बन गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरे का बनाएंगे, ठीक है। दूसरे कैसे बनेगा, इसको लेंगे, फिर इसके साथ फिर ए वाला करेंगे, फिर उसी तरीके से इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसका दूसरा, फिर इसी तरीके से पहला, फिर इसका तीसरा लेंगे। तो इसी तरीके से पूरा इस तरीके से 64 कोडान बनाएंगे। 64 कोडान में से हमारा जो 61 होता है जिसको बोलते हैं सेंस कोडान बोलते हैं, मतलब कि नॉन स्टॉपिंग कोडान बोलते हैं। और इसमें से जो 3 होते हैं, 3 में जैसे हमारा उग उगा उआ, मैंने ट्रिक बताया है, यहाँ बनाया है उग उगा उआ। इस तरीके से हमारे 3 क्या होते हैं, हमारे स्टॉपिंग कोडान होते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, डायग्राम बना करके एग्जाम में आएंगे, जिससे आपके पेज भी आसानी से भर जाएंगे, समझ गए। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ फीचर के बारे में समझ लेते हैं कि जेनेटिक कोड के क्या फीचर होते हैं। सबसे पहला क्या लिखा गया कि हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए AUG, मतलब कि 3 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे तब जाकर के हमारे जेनेटिक कोड बनते हैं। अगला लिखा गया कि इसमें जो 61 होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेंस कोडान बोलते हैं। मतलब कि ये क्या करेंगे, 61 जो कोडान रहते हैं ये एमिनो एसिड को कोड करेंगे, एमिनो एसिड को पकड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो 3 रहते हैं ये हमारे नॉन स्टॉपिंग कोडान होते हैं, मतलब कि ये एमिनो एसिड्स को नहीं बाइंड करेंगे, मतलब कि जैसे ही ये आते हैं तुरंत हमारे क्या होते हैं कि प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। आगे लिखा गया कि सम एमिनो एसिड आर कोड बाय द मोर देन 1 कोडान। मैंने पीछे ही बताया था कि एक कोडान सिर्फ एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे एक कोडान जो होते हैं एक से अधिक एमिनो एसिड को कोड कर लेते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट बोलते हैं। आगे लिखा गया कि हमारे जो AUG होते हैं यह हमारे क्या होते हैं, डबल फंक्शन को निभाने का काम करते हैं, डबल फंक्शन को करने का काम करते हैं। एक फंक्शन क्या करेंगे, पहला फंक्शन क्या करते हैं कि ये मेथियोनिन को कोड करते हैं, दूसरा ये क्या करता है, इनिशिएटर कोड कहलाता है। मतलब कि यहीं से क्या होता है कि हमारा इनिशिएशन, मतलब कि प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अभी कैसे होता है आगे बताने वाले हैं सारी चीजें, अगला क्वेश्चन इसी पे होने वाला है। आगे लिखा गया कि हमारे क्या होते हैं, 3 स्टॉपिंग कोडान होते हैं हमारे, जैसे उआ हो गया, उग हो गया, उगा हो गया। तो इस तरह से उगा मतलब कि उग उगा उआ इस तरीके से याद कर लेंगे। मतलब कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का है। यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द ट्रांसलेशन आर प्रोटीन सिंथेसिस। चाहे प्रोटीन सिंथेसिस एग्जाम में पूछा जाए, चाहे ट्रांसलेशन पूछा जाए, आपको यही चीजें लिखनी है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जब हमारे RNA से प्रोटीन बनती है सर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं, क्योंकि आपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब DNA से RNA बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि जो हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है कि mRNA की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा mRNA होता है, इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे कोड होते हैं, कोडान होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है। और जो राइबोसोम होते हैं हमारे लार्जर सब यूनिट से और स्मॉलर सब यूनिट से मिलके बने होते हैं। और इसमें हमारे 3 साइट होती है, मतलब कि जो लार्जर यूनिट होती है इसमें 3 साइट होती हैं, एक ई साइट होती है, एक पी साइट होती है, एक हमारा ए साइट होता है। तो तीनों साइड को आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए आपको एग्जाम में पास करना है तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बस काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ। और तीसरा जो हमारा इसमें कंपोनेंट होता है tRNA की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसमें हम mRNA की ज़रूरत पड़ती है, राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है और tRNA की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
तो अब देख लीजिए, बात करेंगे स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, मतलब कि प्रोटीन बनती कैसे इसके बारे में समझने वाले। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन बोलते हैं। तो इनिशिएशन का मतलब ही होता है स्टार्ट होना, मतलब कि प्रोटीन यहीं से बनना स्टार्ट होगी। तो इस स्टेप में क्या होता है, तो आइए समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसमें हमारी तीन चीज़ें रिक्वायर होती है, तीन चीज़ें जरूरी होती है। एक राइबोसोम, एक हमारा mRNA की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारे tRNA की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होगा कि इनिशिएशन वाले स्टेप में ये होता है कि जो हमारे राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इससे आकर के सबसे पहले हमारा जो rRNA है या हमारा mRNA है, इस तरीके से आकर के अटैच होगा। अब जैसे अटैच होगा तुरंत tRNA क्या करेगा, जो हमारी एमिनो एसिड होती है इससे बाइंड हो जाएगा, तुरंत इसको पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद क्या करता है कि जो हमारी राइबोसोम की लार्जर यूनिट होती है, इसके अंदर तीन साइड होते हैं, ई साइड होता है, पी साइड होता है और ए साइड होता है। अब आकर के तुरंत हमारे जो पी वाली साइड होगा, इससे मतलब इसके थ्रू आएगा और mRNA से तुरंत आकर के बाइंड कर लेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया, फर्स्टली mRNA इज अटैच्ड टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। सबसे पहले हमारा mRNA क्या करेगा, राइबोसोम की जो छोटी वाली यूनिट होती है उससे आकर के बाइंड करेगा। फिर आगे लिखा गया कि नाउ tRNA कंटेनिंग एमिनो एसिड आर द अटैच्ड टू द mRNA। फिर क्या होगा कि ये हमारा जो tRNA है जिससे हमारा एमिनो एसिड जुड़ा है, ये क्या करेगा कि आकर के हमारा जो mRNA होता है इससे हमारा अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट रीडिंग ऑफ द कोडान। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कोडान होते हैं उसकी रिकॉग्नाइजिंग होगी और या तो बोल सकते हैं रीडिंग होगी। अब देख लीजिए दूसरे स्टेप में वही लिखा गया, दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा इलॉन्गेशन आ जाता है। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है कि जो हमारा मेथियोनिन होता है, मतलब कि जो tRNA से हमारा एमिनो एसिड बाइंड किया था, मतलब कि जो हमारा इनिशिएशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो सबसे पहला एमिनो एसिड बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं मेथियोनिन बोलते हैं, और मैंने पीछे भी कई बार बताया भी है। तो ये क्या करेगा कि tRNA के सहारे से आएगा, हमारे पी वाले साइड पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से पी वाले साइड पे आएगा और आ करके हमारा जो mRNA रहता है इससे आकर के अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे अटैच हो गया। अब जैसे ही अटैच होगा तुरंत हमारा क्या होगा कि दूसरा tRNA इसी वाले साइड पे आएगा और ए वाला यहाँ पे चला जाएगा, और इसका जो हमारा रहेगा ये हमारे जो एमिनो एसिड रहेंगे और जो नया वाला आया है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमारा तीसरा वाला tRNA आएगा तो ए वाला यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कि ये फिर एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, फिर ए वाला चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस होती रहती है। फिर हमारा आ जाता है लास्ट वाला स्टेप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमारा जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का लास्ट स्टेप होता है, और ये तब होता है कि जब हमारे क्या होता है कि स्टॉपिंग कोडान आ जाते हैं। जैसे स्टॉपिंग कोडान आ जाते हैं तुरंत हमारे जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ये हमारे बनने क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मतलब कि जैसे ही स्टॉपिंग कोडान आएंगे तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन रुक जाएगा, तुरंत क्या होगा कि यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और ये हमारे प्रोटीन बन करके यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने कई सारे एमिनो एसिड के नाम भी लिख दिए हैं, इसको आप देख करके लिख भी सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, बस ऐसे ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया है यहाँ, मतलब कि आगे मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। आप एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें मैंने बताया, जितने सारे स्टेप बताए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने पहले स्टेप में बोला था, पहले स्टेप को क्या मैंने बोला था, उसको बोलते थे क्या, इनिशिएशन स्टेप बोलते थे। इनिशिएशन में सर ये होता था कि जो हमारा mRNA रहता था यह हमारे जो राइबोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट थी इससे आकर के बाइंड करता था। जैसे ही बाइंड करता था तुरंत हमारे जो tRNA था इससे हमारे एमिनो एसिड आकर के इस तरीके से जुड़ जाती थी। अब ये हमारा tRNA क्या होता है कि ये आता हमारे P वाले साइड पे आता है, P वाले साइड पे आकर के इस तरीके से बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा मतलब कि यहाँ पे कोडान की रिकॉग्नाइजिंग होगी, कोडान को रीडिंग होगी, जो हमारा मैच करेगा वहीं पे आकर के हमारा बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही बाइंड करता है फिर दूसरा हमारा tRNA आता है इसी P वाले साइड पे। अब क्या होता है कि A वाला जो पहले वाला था इस वाले साइड पे चला जाएगा, जो हमारा A वाला साइड रहेगा उस पे चला जाएगा। और फिर क्या होगा कि जैसे तीसरा वाला आएगा, मतलब कि एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, फिर A वाला E वाले साइड पे एग्जिस्ट वाले साइड के थ्रू हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ही स्टॉपिंग कोडान हमारे आते हैं तुरंत ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, रुक जाती है, और हमारे जो पॉलीपेप्टाइड रहते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं, मतलब कि प्रोटीन हमारे बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ से लिख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।